कतर में जासूसी के कथित आरोप में मौत की सजा पाए 8 भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। भारतीय नौसेना के पूर्व अफसरों को बचाने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं, चाहे वो राजनयिक स्तर पर हो या फिर कानूनी विकल्पों पर विचार करने की बात ही क्यों ना हो। इस सबके बीच 18 दिसंबर का दिन सजाए मौत पाने वाला 8 भारतीयों के लिए बेहद अहम है। यही वो दिन है जब इन सभी के भाग्य का असल फैसला हो सकता है। वहीं कतर की कैद से भारतीयों की रिहाई का रास्ता अगले महीने यूएई में होने वाली जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की बैठक में भी निकल सकता है। 1 और 2 दिसंबर को होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी और कतर बक अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच मुलाकात मुमकिन है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि भारत अमीर तमीम को फैसले को पलटते हुए माफी देने पर मना लेगा। अगर ऐसा हुआ तो 18 दिसंबर को कतर के नेशनल डे पर 8 भारतीयों को माफी देकर सजाए मौत को टाला जा सकता है। इसके अलावा भारत अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जरिए भी इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर व्यापार पर होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को इन 8 भारतीयों के परिवार के लोगों से मुलाकात की थी और उनको आश्वस्त किया था कि उन्हें बाहर लाने के लिए, उनकी रिहाई के लिए भारत सरकार प्रयासरत है और समाधान भी निकाल लेगी। लेकिन अगर भारतीयों को सजाए मौत दी जाती है तो इससे भारत और कतर के बीच संबंधों को भारी नुकसान पहुंचेगा, यह जरूर तय है। तो देखिए, सजाए मौत की अगर बात करते हैं तो इनमें किस किस का नाम है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शराब घोटाला मामले में देखिए, एक तरफ तो आप वहां दूसरी बड़ी खबर देख रहे हैं, दूसरा एक और देखिए सजाए मौत की जब बात करें, कतर में कैप्टन नवतेज सिंह गिल का नाम है। 2 बड़ी खबरें लगातार चल रही हैं पैरेलली। आज की अगर बात करते हैं तो कैप्टन सौरभ वशिष्ठ का नाम इसमें है। इसके अलावा देखिए बात है कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की, जिनको सजाए मौत हुई है। उनमें तीसरा नाम कौन सा? कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा का नाम है। इसके अलावा जो एक और नाम है वो है कमांडर सुगनाखर पकाला। ये वो 8 नाम हैं जिनको सजाए मौत सुनाई गई है कतर में। कतर में ये अधिकारी लगातार काम कर रहे थे और इस बीच इन्हें मौत की सजा दे दी जाती है। सलाखों के पीछे पहले इनको डाला जाता है और उसके बाद इनको सजा दे दी जाती है और सजा भी सजाए मौत। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जयशंकर ने परिवार के लोगों से मुलाकात कर उनको आश्वस्त किया कि सरकार आपके बच्चों के साथ खड़ी है और उनकी रिहाई पर लगातार प्रयास कर रही है और निश्चित तौर पर उनकी रिहाई होगी। ये अथक प्रयास हमारे लगातार जारी है, जयशंकर ने भरोसा दिया। चर्चा की शुरुआत करें, खास मेहमान हमारे साथ में रहेंगे जितेंद्र त्रिपाठी रहेंगे, पूर्व राजनयिक हैं, कर्नल टीपी त्यागी रहेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट। दोनों का ही एक बार स्वागत है। और सबसे पहले बात जितेंद्र त्रिपाठी आपके साथ करते हुए सवाल ये उठ जाता है कि 8 भारतीयों को सजाए मौत, अभी तक जो सरकार के प्रयास रहे हैं, अगर उनको देखा जाए तो किस हद तक आप उनको कामयाबी की ओर बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, सरकार के प्रयास उसी दिन से शुरू हो गए थे जिस दिन इनको गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, तकरीबन साल भर पहले उसी दिन से हमारी एम्बेसी ने जो दोहा में है, उन्होंने कंसुलर एक्सेस के लिए कोशिश की थी और उनको कंसुलर एक्सेस मिला था। उस दिन से लगातार हम इन लोगों के संपर्क में हैं, हमारी एम्बेसी उनके संपर्क में। अब पहले भी एक बार, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पहले भी एक बार शायद इनके परिवार वालों ने एम्बेसी के माध्यम से या वैसे उन्होंने कतर के अमीर से अपील की थी कि इनको कोई सजा न दी जाए, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ इस पर विचार नहीं हो पाया, इसलिए कि तब तक कोई सजा निर्धारित नहीं हुई थी, कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आया। अब कोर्ट का निर्णय आया है तो परिवार वालों ने भी अपील की है, भारत सरकार भी इस मामले में सक्रिय है। देखिए, 4 इसके तरीके हैं। क्या पहला तरीका ये है कि नेपथ्य में बैकडोर डिप्लोमेसी से बातचीत की जाए और वो हो रही है। दूसरा तरीका ये है कि ऊपर से, मतलब टॉप लेवल पे, जैसे प्रधानमंत्री और अमीर के लेवल पे बात की जाए। वो भी देखिए, मुझे उम्मीद है कि दिसंबर में, जैसा आप कह रही हैं कि मीटिंग होने वाली है, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी इस बात को उठाएंगे, अगर तब तक इस बात पर कोई सहमति नहीं हुई। तीसरी चीज ये है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला जाए कतर के ऊपर, और चौथा तरीका ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाए। मेरे ख्याल से अभी तीसरा या चौथा तरीका तो अभी अपनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी शायद इस मामले में इसकी अपील भी होगी, वहां के अपील, और उसके बाद कतर के अमीर के पास बातचीत। ऐसा एक प्रेसिडेंट भी है कि 2 साल पहले फिलीपींस के 3 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था सिमिलर आरोप में कि वो इजराइल के लिए जा सकते।
उन्हें फांसी की सजा हुई थी और उसके बाद ईद के दिन उनको कतर के अमीर ने माफ कर दिया था। ईद और बकरीद दो ऐसे त्योहार होते हैं जहां जब आम तौर पे आम माफी होती है, कई कैदियों की रिहाई हो जाती है उसमें। तो और दूसरी चीज ये है कि देखिए हमारे और कतर के बीच में 2015 में एक समझौता हुआ है, जिसके तहत ये एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, जिसके तहत ये है कि एक देश में सजा पाए हुए दूसरे देश में, मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक कतर में तो सजा वहां नहीं पाता रह है सकता। तो कतर से यहाँ उसको भेजा जाए। ये है, लेकिन इस पे अभी कतर ने कोई रिस्पांस नहीं दिया और कतर ने अभी हमें कोई ये पेपर्स नहीं सौंपे हैं कि क्या एग्जैक्टली उनके ऊपर चार्जेस थे। तो मेरा विचार है कि हम डिप्लोमेटिक चैनल से जो बात कर रहे हैं और जो कतर के अमीर से गुजारिश की जा रही है, उसमें प्रेसिडेंट आपने को दो तरीके बताए हैं, अभी आप थर्ड फोर्थ जिसका जिक्र कर मैंने रहे चार थे। बताए। हाँ, मतलब चार में दो का जिक्र आपने किया कि दो की पॉसिबिलिटी फिलहाल में ज्यादा है, जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। 18 दिसंबर की डेट को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस 18 दिसंबर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कतर अपने राष्ट्रीय दिवस पर हमारे पूर्व नौसैनिकों को राहत दे सकता है? इसके चांसेस आप कितना कैलकुलेट कर पा रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल से तो इसके चांसेस बहुत हैं, क्योंकि ये ईद, बकरीद और नेशनल डे, ये 3-4 ऐसे मौके होते हैं जबकि कतर में ही नहीं, जबकि पूरे गल्फ में वहां के शासक जो हैं वो आम माफी डिक्लेयर करते हैं। तो कतर और भारत के अच्छे संबंधों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या आनी चाहिए। आम माफी डिक्लेयर हो जाएगी, हो सकता है 18 को ये मुलाकात हो, तो फिर ये आम माफी की बात वहां पे सामने आएगी और 18 को ही मेरे ख्याल से ये माफी दे दी जाएगी। अगर 18 को नहीं दी जाती, मान लिया अपील होती है या कुछ होता है, तो वो अप्रैल तक चल जाएगा, क्योंकि अप्रैल में ईद के मौके पे, ईद अप्रैल में आने वाली, अप्रैल में ईद के मौके पे आम माफी मिलती ही मिलती है। कर्नल टीपी त्यागी, अब मैं सर आपके पास आ रही हूँ। कर्नल टीपी त्यागी, अब सवाल ये कि देखिए एक बात तो बड़ी क्लियर है कि हमारा जो एक व्यापारिक सिस्टम है कतर के साथ में, उसमें उसकी इकोनॉमी को भी बहुत रोल बेहतर प्ले करता है और हमारी इकोनॉमी को भी रोल प्ले करता है। मतलब दोनों ही देशों के रिश्ते मजबूत और अच्छे रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इस बिहाव पर दबाव बनाने में कामयाबी मिल सकती है क्या? क्योंकि नुकसान इससे कतर को भी होगा। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, इकोनॉमिक रिलेशंस एक मेजर पार्ट प्ले करते हैं। हम करीब 40% अपना लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है वो हम कतर से खरीदते हैं। कतर के साथ हमारे दो इम्पोर्टेंट समझौते हैं। एक तो जैसा अभी बताया 2015 में कि जो सेंटेंस्ड प्रिजनर्स हैं उनके स्वैप का अदला बदली का, कि अगर कतर का कोई प्रिजनर हिंदुस्तान में है तो उसे बाकी सजा भुगतने के लिए कतर भेज दें, और अगर हमारा कोई सेंटेंस्ड प्रिजनर कतर में है तो उसे हिंदुस्तान भेज दें। हमारा एक और एग्रीमेंट है जो 2008 में हुआ, वो है डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। यद्यपि ये फिलहाल रिन्यूड नहीं है, बट नेवरदीलेस कतर के जो कैडेट्स हैं हम उन्हें इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग देते हैं और हम उनके साथ बाकायदा एक्सरसाइज करते हैं। जो तीसरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कतर की कुल आबादी करीब 28 लाख है और वहां पे 7 लाख करीब हिंदुस्तान के वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर, नॉन स्किल्ड वर्कर काम करते हैं। अब उन लोगों का यानी कि 1/4 पॉपुलेशन के भविष्य के ऊपर असर पड़ने का मतलब देश के भविष्य के ऊपर असर पड़ना। हिंदुस्तान को भी नुकसान होगा, कतर को भी नुकसान होगा, हिंदुस्तान को रेमिटेंस का नुकसान होगा और कतर को अपने विकास का नुकसान होगा। और दोनों देश केवल इन 8 नेवल ऑफिसर्स की वजह से देश का नुकसान नहीं चाहेंगे। फिर एक और बात जो प्रेसिडेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि कतर में एग्जीक्यूशन, मौत की सजाएं सुनाई तो जाती हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं की जाती। अच्छा। ईद के मौके के ऊपर
या नेशनल डे के मौके के ऊपर ज्यादातर मौत की सजाओं को वहां के जो किंग है वो माफ कर देते हैं। हाँ। तो मतलब इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, माफी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इन एनी वे हमारे डिप्लोमेटिक वे में भी हम काम कर रहे हैं और वहां के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक भी हम अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। जी जी जी, अभी बहुत एक 20 साल तक ना नुका एक केस चला, तब जाके एक नेपाली वर्कर को उन्होंने एग्जीक्यूट किया, वरना रिसेंट इतिहास के अंदर जितनी भी मौत की सजाएं सुनाई गई उनको किसी न किसी प्रेटेक्स्ट पे या रॉयल माफी जिसे कहते हैं कि रॉयल माफी नेशनल डे पे या ईद के दिन पे या रमजान के महीने में दे दी गई। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इनकी सजा माफ हो जाए। और अगर कुछ भी नहीं होता है तो दो चीजें तो पक्की हैं। पहला तो ये कि उनका सेंटेंस प्रिजनर के हिसाब से स्वैप कर लिया जाए, अदला बदली कर ली जाए। और दूसरा ये कि हमारे भी विकल्प खुले हुए हैं, हम भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकते हैं, जैसे हम कुलबंदा के केस में पाकिस्तान के लिए गए थे। लेकिन हम नहीं समझते, क्योंकि ये दोनों कंट्री कतर और इंडिया के पुराने संबंध हैं, दोस्ताना संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं। और हमारे प्राइम आप ये कह रहे हैं कि वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जहां पर आज में वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक बड़ा पॉइंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जितेंद्र त्रिपाठी जी, एक बात आती है फिर टर्की की। टर्की जो कि आम तौर पर काफी विषयों पर हमेशा हमारे जो विरोधी हैं उनका साथ देता रहा, लेकिन इस विषय पर टर्की भी हमारे साथ है। इसका किस तरह से इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, टर्की की जहां तक आपने बात की, तो टर्की तो अभी इस्लामिक देशों का नेता बनने की कोशिश में है और इसीलिए कभी वो हमास की ओर से, कभी इजराइल, कभी हमास के खिलाफ बातचीत करता है और वो न्यूक्लियर पावर के चक्कर में। और इसके साथ ही साथ टर्की का दूसरा जो कंपटीटर है इस मामले में वो है कतर, क्योंकि कतर ने, आपने देखा, कतर ने काफी मध्यस्थता की है। कतर ने अमेरिका और तालिबान के बीच में मध्यस्थता की है। कतर ने और भी पहले की थी। अभी भी कतर की मध्यस्थता से ही 84 लोग और छोड़े गए हैं हमास द्वारा। तो टर्की भी मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा था, कर नहीं पा रहा था। लेकिन अब अगर कतर मध्यस्थता कर रहा है तो तुर्की को ये थोड़ा सा खल रहा है, क्योंकि इसलिए कतर के खिलाफ होगा कि भाई आप इनको छोड़िए, क्योंकि वो ये दिखाना चाहेगा इस्लामिक वर्ल्ड को या दुनिया को कि हम इस्लामिक वर्ल्ड में और देशों पर अपना दबाव डाल सकते हैं। तो इसलिए तुर्की ऐसा कर रहा है। और वैसे मेरे ख्याल से, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि 2 स्टेप से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रही कॉमर्शियल रिलेशन की बात, तो देखिए हमारे और कतर के बीच में व्यापार बहुत ज्यादा नहीं है। 15.6 बिलियन डॉलर का है और उसमें भी 13.5 बिलियन डॉलर का हम उनसे LNG, यूरिया, एसिटिलीन, पॉलीप्रोपिलीन इत्यादि लेते हैं। तो मतलब वो उन्हीं के फेवर में ज्यादा है। और अगर हम नहीं लेंगे मान लिया एक तरह से रिटेलिएशन के तौर पे, तो LNG की मांग बहुत है, कहीं भी कतर बेचेगी। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी जो है, जो कर्नल त्यागी ने बात बताई कि वहाँ 7 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी हैं, व्हाइट एंड ब्लू कॉलर, और वहाँ भारत की 6000 कंपनियों ने निवेश किया है, 6000 से ज्यादा। वो जो निवेश है वो खतरे में पड़ जाएगा। कतर उसको नहीं चाहेगा। वैसे भी वहां तक, जैसे मैंने कहा, जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कतर के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे रहे हैं। और पूरे गल्फ में देखिए, प्रधानमंत्री को कई बार कई पुरस्कारों से नवाजा है। तो पर त्रिपाठी जी, एक बात तो है, हमारे संबंध हमेशा से कतर के साथ में अच्छे रहे हैं, लेकिन जब ये फैसला आया तो एक झटका तो लगा। देखिए, किसी भी देश की कानून व्यवस्था के हिसाब से अगर जो निर्णय होता है तो उसमें हम दखलंदाजी नहीं कर सकते। उसमें ऑफिशियली हमारे देश में आपने देखा होगा, और लोगों की इटालियंस को वो हुआ था, तो
हमने यही कहा था कि भाई आप न्यायिक डिस्टर्बेंस, प्रक्रिया आप चालू- ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रख सकते हैं, आपका हस्तक्षेप हमको मान्य नहीं है। नहीं, हम हस्तक्षेप ऑफिशियली न्यायिक प्रक्रिया में नहीं कर सकते। हम्म। हम उन लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में मदद दे सकते हैं, उनके लिए वकील मुहैया करा सकते हैं, अपील में उन्हें मुहैया करा सकते हैं वकील। और हम डिप्लोमेटिक तरीके से हम्म। उनके अमीर से या उनके और अधिकारियों से हम बातचीत कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में हम नहीं दखल दे सकते, कितना भी अच्छा हमारे कितने भी अच्छे हमारे रिलेशन किसी भी कंट्री। और वो तो है भी कि हम किसी भी कंट्री के सिस्टम को इस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अब लेकिन एक चीज़ ये आ गई, जो एक बड़ा सवाल है कर्नल टीपी त्यागी, कि हम पोलाइट वे में इसको डील करें या हम थोड़ा सा यहाँ पर हमें भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिक वे में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, हम उस वे में जाएं। क्या ज़्यादा सूटेबल है, पोलाइटली काम कराना या फिर डिप्लोमेटिक प्रेशर भी? देखिए, पोलाइटली काम कराना ही सबसे बढ़िया रास्ता है, क्योंकि वहां पे एक प्रेसिडेंस रही है रॉयल पार्डन, क्लीमेंसी, जनरल क्लीमेंसी। वहां पे अक्सर ऐसे मौकों के ऊपर जितनी भी सजाएं हैं उनको कलेक्टिवली भी माफ कर दिया जाता है। तो हमारे लिए पोलाइटली ही इस बात को करना उचित होगा, और ये वहां के किंग भी समझते होंगे। मैं समझता हूं कि इसमें कोई और ज्यादा बड़ी आवश्यकता नहीं होगी। डिप्लोमेटिकली हम क्या करेंगे, डिप्लोमेटिकली हम क्या करेंगे कि साहब टर्की हमारे साथ है। अब टर्की का जो इतिहास है वो ऐसा है कि कभी टर्की हमारे साथ है, कभी हमारे साथ नहीं है। क्या 370 हटाने पे टर्की हमारे साथ था? क्या कश्मीर के इशू के ऊपर वो पाकिस्तान के साथ नहीं है? तो टर्की का साथ होना, कहीं दुनिया में कहीं कोई झगड़ा हो तो दो देश तो ऐसे हैं जो वहां जरूर कूद पड़ेंगे, बल्कि तीन, अमेरिका, टर्की और पाकिस्तान। इनिशिएटर अमेरिका और बाकी दो उसमें किसी न किसी बहाने हो जाएंगे। तो टर्की का इस मामले में साथ आना कोई बहुत बड़ी रियायत देगा नहीं। हमारी तरफ से पोलाइटली एक रिक्वेस्ट की जाए और इस आधार के ऊपर की जाए कि जो लोग 8 लोग हैं, ये 8 लोग में कैप्टन हैं, कैप्टन भी नेवी के। नेवी का जो कैप्टन है ही इज इक्विवेलेंट टू ए फुल कर्नल ऑफ द इंडियन आर्मी। सीनियर ऑफिसर्स हैं, कमांडर्स हैं, और इन लोगों को जिस बारे में सजा दी गई है वो तो डिटेल हमें नहीं मालूम, लेकिन इंडियन नेवी चीफ ने ये कहा है कि जो उन्हें काउंसलर एक्सेस मिली वो पर्याप्त नहीं थी। यद्यपि हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। अगर पर्याप्त काउंसलर एक्सेस उन्हें मिला होता तो शायद ये मौत की सजा न सुनाई गई होती। पर मौत की सजा सुनाया जाना बहुत बड़ी घबराने की बात इसलिए नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि कतर के अंदर एक ये पुराना सिस्टम चला आ रहा है कि सजाएं सुनाई जाती हैं मगर एग्जीक्यूट नहीं की जाती। खुद उनमें कतर के अंदर ये कहा जाता है कि फांसी की सजा इज इक्विवेलेंट टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मींस कि वो एग्जीक्यूशंस नहीं किए जाते। मैंने आपको बताया कि नेपाल के एक लेबर को एक्चुअली फांसी की सजा देने में उन्हें 20 साल लगे। तो ये जो 8 लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे और इतने सीनियर ऑफिसर्स हैं, इनको एक साथ फांसी की सजा देने में मैं समझता हूं कि दे विल रिकंसीडर इट। और अगर कुछ नहीं हो तो पोलाइटली वहां के किंग से रॉयल पार्डन के लिए रिक्वेस्ट की जाए। अच्छा त्रिपाठी जी, चलिए ये बात हो रही है कि सजाए मौत नहीं होगी, लेकिन क्या फिर उनकी यहाँ भारत वापसी संभव है? उसके बाद क्या नेक्स्ट क्या होगा? क्योंकि एक आम जन तो ये जानना चाहता है कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं। मान लीजिए माफी मिली, उसके बाद क्या वो भारत वापस आएंगे, अपने परिवार के सहित रह पाएंगे? जी बिल्कुल। माफी का मतलब ये नहीं कि उनको सजाए मौत के बजाय कोई और सजा दे दी जाए। माफी का मतलब उनके ऊपर से चार्जेस हटा लिए गए, और जब चार्जेस हटा लिए गए तो वो आ सकते। दो एक चीजें और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक चीज तो ये है कि मैं थोड़ा सा इसमें अलग राय रखता हूँ कर्नल त्यागी से कि उनको पर्याप्त एक कंसुलर एक्सेस नहीं मिली। उनको पर्याप्त कंसुलर एक्सेस मिली थी फ्रॉम द डे 1। इंडियन एम्बेसी उनके टच में थी और जो भी हो सकता है कर रही थी,
दूसरी चीज जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने ओमान के अनुभव से बताता हूँ, 3 साल में हमने करीब 40,000 लोगों को आम माफी दिलाई, जो कि जिनमें से ज्यादातर छोटे क्राइम्स के थे, 3-4 साल की सजा ठीक है सर, जिन्होंने वो कर दी थी। माफी चाहूंगी जी। और वक्त नहीं है आगे चर्चा का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही विस्तार से चर्चा के लिए।